हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से डेटा एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। उसके अंदर हमने देखा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। तो उसको हमने डिटेल में पढ़ा। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस क्या होता है ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था। हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशंस होते हैं। मतलब कोई भी रिसर्च जब हम लोग करते हैं तो डेटा कलेक्शन से पहले हम लोग को कुछ हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, कुछ एजम्पशंस बनाने होते हैं। और उस एजम्पशन को स्टडी करने के लिए हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं। और डेटा कलेक्ट करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि हमने जो अज्यूम किया था और हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो दोनों मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टेस्ट देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग को हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो होता है वो ये कहता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, या दो वेरिएबल जो है वो एक दूसरे से अलग है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो कहता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, या दो वेरिएबल जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं इनकम और इन्वेस्टमेंट का। सो हमको ये फाइंड आउट करना है कि लोगों का इनकम और इन्वेस्टमेंट इसमें कोई रिलेशन है क्या। तो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया कि लोगों के इनकम और इन्वेस्टमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं है। इनकम एक अलग फैक्टर है, उसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। और हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि इनकम और इन्वेस्टमेंट में रिलेशन होता है। मतलब इनकम के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो हाइपोथेसिस बनाए। उसके बाद में हम लोग डेटा कलेक्ट करके हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करेंगे। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं। उसमें कुछ पैरामेट्रिक टेस्ट है, कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। और इन पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम लोग यहाँ पे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से कंडीशन में पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई किया जाता है और कौन से कंडीशन के अंदर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करने का पहला कंडीशन है कि हमारा डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि हमारी जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसके आजू बाजू में हमारा डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मतलब सेंट्रल वैल्यू से ना लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में हमारा डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। पूरा सेंटर वैल्यू के आजू बाजू में हमारा डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अभी यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर कहीं एक बाजू में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग यहाँ पे हमारे डेटा का नॉर्मेलिटी टेस्ट कर सकते हैं। और वो सॉफ्टवेयर हमको आउटपुट देगा जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है। और उन्हीं सॉफ्टवेयर के अंदर एक ग्राफ के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। जो हमारा ग्राफ होता है वो बेल शेप में आता है, जैसे बेल होता है वैसा हमारा एक ग्राफ आता है। अगर बेल शेप में हमारा ग्राफ आ रहा है इट मीन्स हमारा डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं तो फिर अदरवाइज क्या होता है कि हमारा डेटा जो होता है वो या लेफ्ट हैंड साइड में स्क्यूड होता है या फिर राइट हैंड साइड में स्क्यूड होता है। तो किस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सकता है, कौन से सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सकता है और नॉर्मलिटी फाइंड आउट की जा सकती है, वो यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोज है, उसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन हम लोग गूगल इमेज में देख सकते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो होता है वो बेल शेप में दिखता है, मतलब कैसे दिखता है। तो यूट्यूब पे काफी सारे इमेजेस से आपको ये पता चलेगा। तो जब डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम लोग यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, नंबर्स में होना चाहिए। तो जब डेटा हमारा क्वांटिटेटिव होता है तो पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होता है ना। पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए नेक्स्ट कंडीशन ये होता है कि हमारा जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है वो मेट्रिक स्केल का होना चाहिए, जिसको हम लोग इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल बोलते हैं। ना इंटरवल स्केल क्या होता है या रेशियो स्केल क्या होता है वो जानने के लिए मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया है। वो वीडियो के ऊपर आप लोग को पता चलेगा कि इंटरवल स्केल क्या है और रेशियो स्केल क्या है। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हम लोग को मेट्रिक स्केल जो है उसको यूज करना पड़ता है, जिसमें इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल को यूज किया जाता है। और लास्ट वाला है कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है उसके अंदर हम लोग मीन को कंपेयर करते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करते हैं। तो ये कंडीशन जब फुलफिल होती है तो हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज कर सकते हैं ना। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज होता है, तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे ये है कि हमारा डेटा जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का होना चाहिए।
ना यहाँ पे जैसे मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला था कि हमारी सारी वैल्यू जो होती है वो बेल शेप में आती है, उसका ग्राफ जो होता है बेल शेप में दिखता है हमको। सारी जो वैल्यूज होती है वो सेंट्रल वैल्यू के आजू बाजू में होती है। ना स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो ग्राफ हम लोग क्रिएट करते हैं वो ग्राफ जो होता है वो या तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्यूड होता है या राइट हैंड साइड में स्क्यूड होता है। स्क्यू का मतलब कि झुका हुआ रहना। सेंट्रल में हमारा डेटा नहीं आता है, या हमारा डेटा हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है यहाँ पे, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड में स्कैटर्ड है या राइट हैंड साइड में स्कैटर्ड है, वो हमारे सेंट्रल वैल्यू के आजू बाजू में स्कैटर्ड नहीं है। तो उसको हम लोग यहाँ पे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं और हमारा डेटा का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें से हमको पता चलेगा कि हमारा डेटा स्क्यूड है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। या आप गूगल में इमेजेस देख सकते हैं कि राइट साइड स्क्यूड डेटा कैसा होता है और लेफ्ट साइड स्क्यूड डेटा कैसा होता है। तो पहला कंडीशन है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए डेटा जो होता है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वाला होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि हमारा डेटा जो होता है क्वालिटेटिव डेटा होना चाहिए। क्वालिटेटिव डेटा के लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज किया जाता है। और तीसरा कंडीशन है यहाँ पे कि हमारा जो स्केल है वो नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल होना चाहिए। ना अगेन, जैसे इंटरवल और रेशियो स्केल के बारे में मैंने बताया था, वैसे ही नॉर्मल और ऑर्डिनल स्केल क्या होता है वो जानने के लिए आप लोग ये जो यूट्यूब वीडियो का लिंक है ये देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को ये चारों जो स्केल है इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। जब भी आप लोग क्वेश्चनियर बनाते हो तभी आप लोगों को ये चारों स्केल को यूज करना है, और उसके बेसिस पे आप लोग डिसाइड करोगे कि आपका जो डेटा है उसके लिए आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे। और यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए फोर्थ वाला कंडीशन है कि परसेंटेज या प्रपोर्शन का कंपैरिजन यहाँ पे होता है। तो ये सारे कंडीशंस है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग हर एक पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है टी टेस्ट। सो टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, और इसको स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ये नाम आपको याद रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप लोगों को लिखने आना चाहिए कि ये जो टी टेस्ट है उसको स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। दूसरा है, ये टी टेस्ट जो था वो विलियम गॉसेट इन्होंने डेवलप किया था। टी टेस्ट के अंदर किस चीज का टेस्टिंग किया जाता है, तो यहाँ पे दो ग्रुप्स का जो मीन वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस है क्या, ये फाइंड आउट किया जाता है ना। टू ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेल और फीमेल, इनके ऊपर अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो ये दो ग्रुप्स हो गए, एक मेल और एक फीमेल। दूसरा, अगर हम लोग 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, ऐसे दो अलग अलग ग्रुप हो गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों ग्रुप्स का मीन कैलकुलेट करेंगे और वो मीन में कोई डिफरेंस है क्या वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। सपोज हम लोग मेल और फीमेल इनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जहां पे हम लोग मेल और फीमेल ये कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, और फिर बाद में उसका मीन कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि मेल और फीमेल इनके मीन के वैल्यू में कुछ डिफरेंस है या दोनों का मीन वैल्यू जो है वो सेम है। तो टी टेस्ट जो है वो हमको दो ग्रुप्स के मीन वैल्यू में डिफरेंस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। और ये टी टेस्ट जो होता है और ये टी टेस्ट जो होता है इसके अंदर दो कंडीशंस होते हैं। एक तो सैंपल साइज जो स्मॉल होना चाहिए, मतलब हमारा सैंपल साइज जो 30 से कम होना चाहिए। जनरली ये आपको एक कंडीशन याद रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जब भी हमारा डेटा साइज जो होता है वो 30 से कम होता है, मतलब 30 लोगों से कम लोगों के पास से हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो उसको हम लोग स्मॉल सैंपल साइज बोलते हैं। तो टी टेस्ट के लिए पहला कंडीशन है कि सैंपल साइज जो है स्मॉल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये दो कंडीशन जब होती है तभी यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई किया जाता है, और दो ग्रुप्स का मीन वैल्यू जो होता है वो फाइंड आउट करके उसके अंदर डिफरेंस है क्या वो फाइंड आउट किया जाता है ना। यहाँ पे कुछ एजम्पशंस दिए हैं जो ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे देखे। पहला एजम्पशन है कि हमारा टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नॉर्मल होना चाहिए, बिकॉज टी टेस्ट जो है वो एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तभी जाके हम लोग यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एजम्पशन है कि सैंपल जो है वो रैंडम है और इंडिपेंडेंट है, मतलब रैंडमली हमने सैंपल जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं। तीसरा एजम्पशन है कि टी टेस्ट के लिए सैंपल साइज जो होता है वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल सैंपल साइज का मतलब क्या है, लेस देन 30। और फोर्थ एजम्पशन है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन है या अवेलेबल नहीं है।
तो ये एजम्पशंस होते हैं, जब ये एजम्पशंस फुलफिल होते हैं तभी जाके यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई किया जाता है। सो टी टेस्ट जो होता है उसको स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। टी टेस्ट को विलियम गॉसेट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है या डेवलप किया है। टी टेस्ट के अंदर दो ग्रुप्स का मीन वैल्यू जो होता है उसके अंदर डिफरेंस जो होता है वो टेस्ट करके फाइंड आउट किया जाता है। और टी टेस्ट के एजम्पशन ये है कि पॉपुलेशन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सैंपल्स रैंडम और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सैंपल साइज जो स्मॉल होना चाहिए और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो अननोन होना चाहिए। अभी टी टेस्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है वन सैंपल टी टेस्ट और दूसरा होता है टू सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट जो होता है इसके अंदर हम लोग जो सैंपल मीन है उसको पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर करते हैं। नाउ किस तरीके से मीन सैंपल को पॉपुलेशन सैंपल के साथ कंपेयर किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस अपॉन अंडर स्क्वायर एन। तो ये फॉर्मूला दिया है जहां पे एक्स बार का मतलब क्या होता है, सैंपल मीन, एस का मतलब होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे हम लोग सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर रहे हैं बिकॉज पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पता नहीं है। एन का मतलब होता है सैंपल साइज और म्यू का मतलब होता है पॉपुलेशन मीन। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो होते हैं वो यहाँ पे प्लॉट करके वन सैंपल टी टेस्ट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में दूसरा टी टेस्ट है टू सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पे क्या किया जाता है कि दो सैंपल्स का जो मीन होता है वो कैलकुलेट किया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है। सो सी द डिफरेंस हियर कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंपल के मीन को पॉपुलेशन के मीन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे दो सैंपल के मीन को कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ। अभी यहाँ पे टू सैंपल टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो टी इज इक्वल टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर एस स्क्वायर वन डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एस स्क्वायर टू डिवाइडेड बाय एन टू। यहाँ पे एक्स बार वन का मतलब क्या होता है, सैंपल मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। एक्स बार टू का मतलब है सैंपल मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप। एस वन का मतलब फर्स्ट सैंपल ग्रुप जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और एस टू का मतलब होता है सेकेंड सैंपल ग्रुप जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और एन का मतलब होता है सैंपल साइज। तो इस तरीके से यहाँ पे टू सैंपल टी टेस्ट के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं। अभी दो ग्रुप्स कैसे होते हैं मैंने आपको बताया, जैसे कि हम लोग मेल फीमेल के ऊपर या 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो ये दो ग्रुप्स है, जैसे मेल एक ग्रुप, फीमेल एक ग्रुप, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट एक ग्रुप, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स एक ग्रुप। ऐसे यहाँ पे दो ग्रुप्स होते हैं, उनके पास से डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर बाद में ये जो डेटा होता है उसको टू सैंपल टी टेस्ट का फॉर्मूला यूज करके एनालिसिस किया जाता है। ना जब भी हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो मैंने जैसे आप लोगों को हाइपोथेसिस के बारे में फर्स्ट चैप्टर में बताया था, तो उसमें बोला था कि हाइपोथेसिस या तो हमारा रिजेक्ट होता है या तो हाइपोथेसिस जो होता है वो रिजेक्ट नहीं होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने के बाद में हम लोग को एक वैल्यू मिलती है। वो वैल्यू अगर 0.05 से कम होता है तो हम लोग यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद में वैल्यू आया, उसको पी वैल्यू बोलते हैं। वो पी वैल्यू अगर हम लोग को 0.04 या 0.03 या इवन 0.05 आता है तो हम लोग वहां पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। अभी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया मतलब क्या, कि नल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या बोलते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। जैसे अगर सपोज हम लोग मेल और फीमेल का इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हमने ये स्टडी करने के बाद में जो हमने डेटा कलेक्ट किया था और वो डेटा के ऊपर हम लोग ने टी टेस्ट अप्लाई किया और हमको जो वैल्यू मिला वो 0.05 से कम है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि मेल और फीमेल इनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न में रिलेशन है। पर अगर सपोज टी टेस्ट अप्लाई करने के बाद में जो हमारा वैल्यू आता है जिसको पी वैल्यू बोलते हैं वो 0.05 से ज्यादा होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, मतलब मेल और फीमेल इनके इन्वेस्टमेंट के पैटर्न में रिलेशन है। सो ये सब था टी टेस्ट के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड पैरामेट्रिक टेस्ट जिसका नाम है जेड टेस्ट। नाउ जेड टेस्ट जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या टेस्टिंग करते हैं, तो सेम चीज जैसे हमने टी टेस्ट में देखा था, यहाँ पे भी हम लोग दो ग्रुप्स का मीन जो है उसमें कोई डिफरेंस है क्या वो टेस्ट करते हैं। जैसे मेल और फीमेल इनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न में कोई डिफरेंस है क्या,
तो इनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न का हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे और फिर वो मीन को हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में कोई डिफरेंस है क्या। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस अलग है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो नोन होता है, मतलब पता होता है, और दूसरा कंडीशन सैंपल साइज जो होता है वो लार्ज होता है, मतलब 30 से ज्यादा होता है। वहां पे टी टेस्ट में हमने क्या देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन था और सैंपल साइज स्मॉल था। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो नोन है और सैंपल साइज जो हो लार्ज है। और ये दो कंडीशन जब होती है तो यहाँ पे जेड टेस्ट अप्लाई किया जाता है और देखा जाता है कि दो ग्रुप्स के मीन में कोई डिफरेंस है क्या। अभी जेड टेस्ट के एजम्पशंस क्या है, तो पहला एजम्पशन है कि यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि ये पैरामेट्रिक टेस्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल होना चाहिए। सैंपल यहाँ पे भी रैंडम और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऊपर जैसे मैंने बताया वैसे सैंपल का साइज जो लार्ज होना चाहिए, मतलब 30 से ज्यादा सैंपल साइज होना चाहिए, मतलब 40, 50, 100, 200 कितना भी हो सकता है। देन आफ्टर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है यहाँ पे नोन होता है। तो ये एजम्पशन जब फुलफिल होते हैं तो यहाँ पे जेड टेस्ट अप्लाई किया जाता है। नो जेड टेस्ट जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, जहां पे वन सैंपल जेड टेस्ट होता है, टू सैंपल जेड टेस्ट होता है। यहाँ पे भी वन सैंपल जेड टेस्ट के अंदर पॉपुलेशन मीन जो होता है उसको सैंपल मीन के साथ कंपेयर किया जाता है, और उसका कंपेयर करने के लिए फॉर्मूला है जेड टेस्ट इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर स्क्वायर एन। अभी यहाँ पे देखो एक्स बार का मतलब है सैंपल मीन, सेम टी टेस्ट में भी ऐसा ही था। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, वहां पे फॉर्मूला के अंदर एस था, यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। वहां पे फॉर्मूला के अंदर एस था, यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, तो वहां पे एस का मतलब भी स्टैंडर्ड डेविएशन है और यहाँ पे भी जो ये साइन दिया है उसका मतलब भी स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जब हम टी टेस्ट कैलकुलेट करते हैं तभी हम लोग को पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं होता है, तो हमने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन वहां पे यूज किया था, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। ये डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। आई रिपीट अगेन कि जब हमने टी टेस्ट अप्लाई किया था उसके अंदर हमने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया था, और जेड टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। फिर बाद में एन का मतलब होता है सैंपल साइज और म्यू का मतलब होता है पॉपुलेशन मीन। तो सेम यहाँ पे वन सैंपल जेड टेस्ट का फॉर्मूला जो है वो वन सैंपल टी टेस्ट के जैसा ही है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग किसका ले रहे, तो वहां पे हम लोग सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे थे, यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे थे। अभी टू सैंपल जेड टेस्ट जो होता है वो सेम टू सैंपल टी टेस्ट के जैसा ही होता है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं दो सैंपल्स का जो मीन है वो कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे भी फॉर्मूला देखो क्या है, z इज इक्वल टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर वन डिवाइडेड बाय एन वन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टू। ना वहां पे क्या किया था, यहाँ पे जो हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल यूज किया वहां पे हमने एस यूज किया था, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल यूज किया है। बाकी ये फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और सेम यहाँ पे भी देखो एक्स बार वन मतलब सैंपल मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, एक्स बार टू मतलब सैंपल मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, जो सेम वहां पे भी था। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन वन का मतलब क्या होता है फर्स्ट पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन टू का मतलब क्या होता है सेकेंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। वहां पे वही हमने क्या देखा था सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था कि फर्स्ट सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन और सेकेंड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन का मतलब होता है सैंपल साइज। तो इस तरीके से टी टेस्ट और जेड टेस्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ दोनों में कंडीशन अलग ये होता है कि टी टेस्ट के अंदर सैंपल साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, और जेड टेस्ट के अंदर सैंपल साइज जो होता है वो लार्ज होता है। फिर दूसरा कंडीशन है कि टी टेस्ट के अंदर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, और जेड टेस्ट के अंदर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो नोन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टी टेस्ट को कब यूज किया जाता है, तो जब सैंपल साइज स्मॉल होता है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अननोन होता है। जेड टेस्ट कब यूज किया जाता है, जब सैंपल साइज लार्ज होता है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो नोन होता है। अभी यहाँ पे और भी कुछ कंडीशंस दिए हैं, जैसे कि सैंपल साइज लार्ज है लेकिन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है, तो बिकॉज यहाँ पे सैंपल साइज लार्ज है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे जेड टेस्ट को यूज करेंगे। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखना है। और फिर नेक्स्ट है कि सैंपल साइज जो है वो स्मॉल है लेकिन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है,
तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जेड टेस्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही याद रखना है कि जब सैंपल साइज स्मॉल होता है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है तो टी टेस्ट यूज होता है। इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन होती है तो उसके अंदर हम लोग जेड टेस्ट को यूज करते हैं। सो ये था टी टेस्ट और जेड टेस्ट के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला पैरामीट्रिक टेस्ट देखते हैं जो है एफ टेस्ट। ना एफ टेस्ट के अंदर क्या टेस्ट किया जाता है, तो दो नॉर्मल पॉपुलेशन जो है उनका वरायंस सेम है कि नहीं, वो एफ टेस्ट के अंदर टेस्ट किया जाता है। जैसे हमने टी टेस्ट और जेड टेस्ट के अंदर दो ग्रुप्स का मीन जो है वो कंपेयर करके देखा था, उसी तरीके से एफ टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो पॉपुलेशन का वरायंस जो होता है वो कंपेयर करके देखते हैं कि वो सेम है कि नहीं। तो एफ टेस्ट जो होता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वलिटी ऑफ सैंपल वेरिएंट जो होता है उसका कंपैरिजन करते हैं। मतलब सैंपल का जो वेरिएंस होता है वो इक्वल है कि नहीं, वो हम लोग कंपेयर करके यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वेरिएंस, ये वर्ड यहाँ पे याद रखना है। जैसे टी टेस्ट और जेड टेस्ट के अंदर मीन ये याद रखना है, वहां पे हम लोग दो ग्रुप्स का मीन जो होता है वो कंपेयर करते हैं। उसी तरीके से एफ टेस्ट के अंदर वेरिएंस याद रखना है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो ग्रुप्स का वेरिएंस जो है वो सेम है कि नहीं वो यहाँ पे कंपेयर करके फाइंड आउट किया जाता है ना। एफ टेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर 2। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग ने टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट, ये तीन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। अभी हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में देखते हैं जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है अनोवा। नाउ अनोवा का फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। अभी अनोवा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अनोवा जैसे मैंने आपको बोला एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए। अनोवा का जो टेस्ट है वो रोनाल्ड फिशर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है या डेवलप किया है, और इसको फिशर्स अनोवा ऐसे भी बोलते हैं। अनोवा जो है वो टी टेस्ट और जेड टेस्ट का ही एक्सटेंशन है। अभी टी टेस्ट और जेड टेस्ट, इसमें और अनोवा में क्या डिफरेंस होता है, तो जैसे हमने देखा था कि टी टेस्ट और जेड टेस्ट के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, अनोवा के अंदर दो से ज्यादा सैंपल ग्रुप्स होते हैं। मतलब जैसे हमने टी टेस्ट और जेड टेस्ट में देखा था मेल फीमेल या 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, वैसे ही अनोवा के अंदर दो से ज्यादा ग्रुप होते हैं, जैसे मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर, या 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो से ज्यादा ग्रुप्स ले रहे हैं। तो जब हमारे पास दो से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, तभी अनोवा टेस्ट जो होता है वो यूज किया जाता है। और अनोवा टेस्ट को अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे दो से ज्यादा जो सैंपल ग्रुप्स है उनका मीन वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सो इसके लिए मैंने बोला कि टी टेस्ट और जेड टेस्ट का एक्सटेंशन जो है वो अनोवा टेस्ट है। टी टेस्ट और जेड टेस्ट के अंदर हम लोग दो सैंपल ग्रुप्स का मीन वैल्यू जो है उसके अंदर डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे थे, और अनोवा के अंदर हम लोग दो से ज्यादा सैंपल ग्रुप का मीन वैल्यू जो है उसके अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सो ये चीज यहाँ पे याद रखना है ना। अनोवा जो होता है इसके अंदर एफ टेस्ट को यूज किया जाता है, और एफ टेस्ट को यूज करके यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है कि सैंपल के बिटवीन कितना वरायंस है और सैंपल के विद इन कितना वरायंस है, ये टेस्ट किया जाता है यहाँ पे। अभी हम लोग देखते हैं कि अनोवा के एजम्पशंस क्या है। तो अनोवा के अंदर जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सैंपल जो है वो रैंडम और इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ सैंपल वरायंस होना चाहिए, मतलब सैंपल का जो वरायंस है वो सेम होना चाहिए। फिर अनोवा जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, वन वे अनोवा और टू वे अनोवा। उसका फॉर्मूला है वरायंस बिटवीन द सैंपल मीन डिवाइडेड बाय वरायंस विद इन द सैंपल्स। तो ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमने देखा। अभी दूसरा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट। नाउ काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है ये दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो है एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, और दूसरा है एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में अगर आए तो आप लोगों को वो पता होना चाहिए। नाउ काई स्क्वायर को एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट यूज किया जाता है। मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज फाइंड आउट किए जाते हैं, एक होता है ऑब्जर्व वैल्यू और दूसरा होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है ये कितना एक दूसरे के साथ फिट हो रहे हैं, कितना एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, वो यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए इसको बोला जाता है एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होते हैं वो कैलकुलेट करना होता है। वो कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो अप्लाई किया जाता है।
फिर दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला था, एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स, यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज या वैल्यूज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज या वैल्यूज जो होते हैं उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। और ये काई स्क्वायर जो होता है वो जो नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं, मतलब हमारा जो कैटेगोरिकल डेटा होता है, जैसे कि मेल फीमेल हो सकता है, यस नो हो सकता है, ये डेटा जो होता है इसको हम लोग कैटेगोरिकल डेटा बोल सकते हैं, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो यूज करते हैं। सो नॉमिनल वेरिएबल जो होते हैं उनका रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हम लोग को एक स्टडी करना है जिसमें हम लोग को जेंडर, मतलब मेल और फीमेल जो होता है उनका एम्पैथी जो है उसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। मतलब मेल और फीमेल जो है उनका एम्पैथी हाई है या लो है, ये हमको फाइंड आउट करके उसको कंपेयर करना है और उनमें कोई रिलेशन है क्या वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो हाइपोथेसिस बनाया है। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि जेंडर और एम्पैथी इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है, मतलब मेल और फीमेल का जो एम्पैथी होता है उसमें कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का एम्पैथी जो है वो सेम है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जेंडर और एम्पैथी जो होता है इसमें रिलेशन होता है, जैसे कि मेल का एम्पैथी फीमेल के एम्पैथी से ज्यादा होता है या फिर फीमेल का एम्पैथी जो है मेल के एम्पैथी से ज्यादा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो हाइपोथेसिस बनाया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, नॉमिनल वेरिएबल को यूज किया है या कैटेगोरिकल डेटा को यूज किया है, जिसमें मेल और फीमेल ये भी कैटेगोरिकल डेटा है और एम्पैथी जो है हाई या लो ये भी हमारा कैटेगोरिकल डेटा है। तो जब दो कैटेगोरिकल डेटाज होते हैं और उसके ऊपर हम लोग को कोई टेस्ट अप्लाई करना होता है तो वो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर सपोज हमारे ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू इसमें डिफरेंस ज्यादा होता है तो काई स्क्वायर जो होता है उसका वैल्यू भी ज्यादा आता है। और दूसरा है, हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू जो है इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है तो हमारा काई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो जीरो आता है। मतलब हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू जो है दोनों भी सेम है। फिर है काई स्क्वायर टेस्ट जो है उसको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी बोला जाता है। तो जैसे हमने देखा था, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ कितना फिट हो रहा है, कितना मैच हो रहा है। तो ये यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए इसको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट बोला जाता है। फिर बाद में यहाँ पे कुछ काई स्क्वायर टेस्ट के कंडीशंस दिए हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं या डेटा जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं वो रैंडम बेसिस पे होना चाहिए। दूसरा है कि हमारे जो सैंपल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। थर्ड है, यहाँ पे जो हमने सैंपल साइज कलेक्ट किया है वो बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 से कम वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सैंपल साइज जो है वो रीजनेबल लार्ज होना चाहिए, मतलब 50 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अभी काई स्क्वायर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, समेशन इंटू ब्रैकेट ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई, जहां पे ओ का मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होते हैं और ई का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यूज होते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू जो होते हैं उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करके यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। नाउ यहाँ पे हमने जो अलग अलग पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देखे उसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट के बारे में हमने देखा कि टी टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी दो ग्रुप्स होते हैं जैसे मेल फीमेल हो सकता है या 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनका मीन जो होता है वो कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उसमें डिफरेंस है कि नहीं। और टी टेस्ट में दो मेन कंडीशंस होते हैं। एक है सैंपल साइज जो होता है वो लेस देन 30 होता है जिसको हम लोग स्मॉल सैंपल साइज बोलते हैं। और दूसरा है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अननोन होता है। उसके जैसा ही जेड टेस्ट होता है, वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, दो ग्रुप्स का जो मीन होता है उसको कंपेयर करके उसमें डिफरेंस है क्या वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे दो अलग कंडीशन है। यहाँ पे सैंपल साइज जो होता है वो लार्ज होता है, मतलब मोर देन 30 होता है, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो नोन होता है। उसके बाद में हमने एफ टेस्ट के बारे में देखा था। वहां पे क्या होता है कि दो ग्रुप जो होते हैं उनका वरायंस जो होता है वो फाइंड आउट किया जाता है और उसमें कंपेयर करके देखा जाता है कि रिलेशन है कि नहीं। फिर बाद में हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर अनोवा के बारे में देखा था। अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वरायंसेस। ये टी टेस्ट और जेड टेस्ट के जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि टी टेस्ट और जेड टेस्ट में हम लोग दो ग्रुप्स लेते हैं, अनोवा के अंदर हम लोग दो से ज्यादा ग्रुप्स लेते हैं, मतलब 3 4 5 ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे टी टेस्ट और जेड टेस्ट में अगर हम लोग मेल फीमेल ऐसे दो ग्रुप ले रहे हैं, तो अनोवा के अंदर हम लोग मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ऐसे हम लोग 3 ग्रुप ले रहे हैं।
या फिर टी टेस्ट और जेड टेस्ट के अंदर हम लोग एसएससी और एचएससी के स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो अनोवा के अंदर हम लोग एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे 3 या 4 ग्रुप्स ले रहे हैं। तो वही एक डिफरेंस होता है। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो ग्रुप्स है उनका मीन जो होता है वो फाइंड आउट करके उसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि अलग अलग जो ग्रुप्स है उनका मीन जो है उनमें रिलेशन है या नहीं है। और फिर सेकेंड पैरामीट्रिक टेस्ट है, उसमें हमने देखा कि जो ऑब्जर्व वैल्यूज होती है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है उनमें हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। काई स्क्वायर जो होता है वो नॉमिनल वेरिएबल्स के लिए या कैटेगोरिकल डेटा जो होता है उसके लिए यूज करते हैं, जैसे मेल फीमेल, यस नो। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, जिसमें कुछ पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। तो कौन सा टेस्ट जो है वो कब यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसके अंदर मैंने बताया है कि कौन सा टेस्ट कब यूज होगा। तो आप लोग जब भी ब्लैक बुक बनाते हो या फिर जब भी आप लोग रिसर्च पेपर वगैरह लिखोगे तो आप लोग हाइपोथेसिस फ्रेम करते हो तो उसका टेस्टिंग करना भी जरूरी है। तो ये टेबल जो है वो आपको हेल्प करेगा कि कौन सा टेस्ट कब यूज करना चाहिए, बिकॉज हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होता है वो एज इट इज काफी डिफिकल्ट पार्ट है और उसमें भी अलग अलग टेस्ट में से कौन सा टेस्ट हमारे स्टडी के लिए यूज होगा ये पता चलता नहीं है। तो ये टेबल जो है वो आपको कुछ हद तक ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि कौन सा हम लोग को टेस्ट अप्लाई करना चाहिए हमारे हाइपोथेसिस को एनालिसिस करने के लिए, या कौन सा टेस्ट जो है वो हमारे हाइपोथेसिस के लिए मोस्ट सुटेबल है। तो यहाँ पे देखो मैंने वर्टिकली कैटेगरिकल और कंटिन्यूअस लिखा हुआ है और हॉरिजॉन्टली भी कैटेगरिकल और कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। नाउ कैटेगरिकल का मतलब क्या होता है, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है। जैसे कि आप लोग हमारा ये टेबल देख सकते हो, सपोज ये हमारा डेटा है, तो जेंडर जो है ये कैटेगरिकल डेटा है, सब्जेक्ट जो है ये कैटेगरिकल डेटा है बिकॉज ये क्वालिटेटिव फॉर्म में है। और दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं या जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं, जैसे मार्क्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हो नंबर्स में है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा होता है। सो कैटेगरिकल डेटा मतलब जो क्वालिटेटिव डेटा है, जैसे मेल फीमेल हो सकता है, यस नो हो सकता है, या हम लोग किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल फाइंड आउट करते हैं, मोर सेटिस्फाइड, लेस सेटिस्फाइड, तो वो सब कैटेगरिकल डेटा होता है। और कंटिन्यूअस डेटा जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, मतलब नंबर के फॉर्म में होता है, जैसे मार्क्स हो गए, सैलरी, इनकम, ये सब नंबर्स होते हैं। तो सपोज हमारे हाइपोथेसिस के अंदर दोनों भी जो वेरिएबल्स है वो कैटेगरिकल है। ओके, जैसे कि हम लोग जेंडर और सब्जेक्ट इसका रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। अभी जेंडर और सब्जेक्ट दोनों भी कैटेगरिकल है तो हम लोग chi-square टेस्ट यूज करेंगे। अगर सपोज हमारे हाइपोथेसिस के अंदर एक वेरिएबल जो कैटेगरिकल है और दूसरा वेरिएबल जो कंटिन्यूअस है, तो उस केस में हम लोग या तो टी टेस्ट यूज कर सकते हैं या तो अनोवा यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, टी टेस्ट अगर हमको यूज करना है तो हमारे पास अगर 2 ग्रुप्स होंगे तो टी टेस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि जेंडर और मार्क्स, इसका रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। जेंडर में हमारे पास 2 कैटेगरीज है, मेल और फीमेल। तो एक यहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस डेटा है जो है मार्क्स, और एक हमारा कैटेगरिकल डेटा है जो है जेंडर। और कैटेगरिकल डेटा के अंदर भी मेल और फीमेल ऐसे 2 ग्रुप्स है। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, टी टेस्ट को यूज करेंगे। पर अगर सपोज हमारे पास 3 ग्रुप्स है, जैसे मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा ग्रुप्स हो रहे हैं और एक वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल है और दूसरा वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूअस है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे अनोवा टेस्ट यूज करेंगे। सो हाइपोथेसिस के अंदर एक वेरिएबल कैटेगरिकल है, दूसरा वेरिएबल कंटिन्यूअस है, तो टी टेस्ट या अनोवा टेस्ट यूज करते हैं। टी टेस्ट में हमारे पास 2 ग्रुप्स होने चाहिए और अनोवा टेस्ट के लिए हमारे पास 3 ग्रुप्स होने चाहिए। नेक्स्ट है, अगर सपोज हमारा एक वेरिएबल कंटिन्यूअस है और सेकंड वेरिएबल भी कंटिन्यूअस है, मतलब दोनों भी जो हमारे वेरिएबल्स है वो क्या है, नंबर फॉर्म में है, तो उस केस में हम लोग कोरिलेशन को यूज करेंगे, जैसे इनकम और इन्वेस्टमेंट। सो इनकम ये भी कंटिन्यूअस डेटा है, मतलब वो नंबर्स में है, और इन्वेस्टमेंट ये भी कंटिन्यूअस है, मतलब वो भी क्या है, नंबर के फॉर्म में है। तो उस केस में वहां पे हम लोग कोरिलेशन यूज करेंगे। तो ये टेबल जो है वो आपको हेल्प करेगा कि कौन सा टेस्ट जो होता है कब यूज किया जाता है, ये फाइंड आउट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके अंदर आप लोगों को थ्योरी फॉर्म में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में, जितना मैंने यहाँ पे स्लाइड के ऊपर कंटेंट दिया है उतना कंटेंट लिख सकते हो। उसमें का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप लोग हाईलाइट कर सकते हो, ताकि एग्जामिनर जो है उनको पता चले कि आपको वो पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर क्या स्टडी करना है या उसके क्या क्या
assumptions होते हैं वो पता है, ऐसा उनको पता चलेगा, and you will get the marks for that particular question. प्लस यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि पार्ट 2 के अंदर आप लोगों को सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के अंदर ब्लैक बुक बनाना होता है, तो आप लोग जब भी आपका खुद का रिसर्च करोगे तो आप लोग आपके हाइपोथेसिस बनाओ और वो हाइपोथेसिस को जो भी एप्लीकेबल टेस्ट है उसको यूज करके टेस्टिंग करो और उसका रिजल्ट जो है वो आपके ब्लैक बुक में प्रेजेंट करो, ताकि उसके वजह से आपका स्टडी जो है वो काफी ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा और आपका जो स्टडी है वो एम्पिरिकल हो जाएगा। वहां पे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने यहाँ पे प्रॉपर हाइपोथेसिस फ्रेम किए हैं, हाइपोथेसिस को आपने प्रॉपरली टेस्टिंग किया है, तो काफी साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आपने आपका जो स्टडी है वो कंडक्ट करके यहाँ पे रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट किए हुए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.